नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल लर्निंग माइंड्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैप ऑफ इंडिया। हाँ, यानी कि भारत का मानचित्र। तो भारत के मानचित्र के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देर के आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है वो भारत का नक्शा है या भारत का मैप है। तो इसको अगर हम देखें तो अभी फिलहाल करंट में जो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस वीडियो को हम इस तरीके से देखेंगे या इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वीडियो के ख़त्म होते होते आपको सभी तो स्टेट्स के बारे में मालूम हो जाएगा, सभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मालूम हो जाएगा, और भारत की स्थिति किस प्रकार है, भारत के पड़ोसी देश कौन है, भारत की स्थलीय सीमा किससे लगती है, भारत की समुद्री सीमा कौन से देशों से लगती है। ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हमको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और वीडियो के अंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम एक जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो मैंने जैसा कि बताया कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक बार तो आप ये पूरा भारत के मैप को ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान जो विश्व में आता है वो 7वां स्थान है। यानी कि 6 जो देश हैं वो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। उनका क्या क्रम है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत का 7वां स्थान है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो हिस्सों में है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोबारा सुन लीजिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों की, या यूं कहो कि भारत अपना इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से देशों के साथ साझा करता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है जो है, या यूं कहो कि स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ लगती है। तो वो कौन कौन से देश हैं बच्चों? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और नंबर 7 म्यांमार। तो ये तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। भारत का ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है और समुद्री सीमा 2 देशों के साथ लगती है। तो आगे हम पढ़ते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। क्या नाम है? इंदिरा कोल, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में
आता है। तो जो सबसे नॉर्थन पॉइंट है हमारा वो क्या कहलाता है, इंदिरा कोल कहलाता है, और ये लद्दाख में स्थित है। इसी प्रकार भारत का जो सबसे दक्षिणी वाला जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। उत्तरी वाला इंदिरा कोल और दक्षिणी वाला इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, इंदिरा कोल जो है वो भारत का उत्तरी जो हिस्सा है, वो सबसे उत्तरी हिस्सा है, वो कौन सा है, इंदिरा कोल है, और ये लद्दाख में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। अब भारत अपने पड़ोसी देश के साथ जो सीमा बनाता है वो सीमा रेखा जो कहलाती है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जो 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है बच्चों, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जो 17 अगस्त 1947 को एक अंग्रेज अफसर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। इसी प्रकार भारत एवं चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। आप मैप में देखते हो तो बिल्कुल तमिलनाडु से नीचे की तरफ जो देश दिखाई देता है वो कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य जो जल संधि है उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। ये लगभग 35 किलोमीटर लंबी है, और श्रीलंका और दक्षिण भारत से जो हम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से हमसे अलग होता है। इसके बाद हम बात करें तो कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक बार मैप की सहायता से भी देख लेते हैं। मैप को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैप में देखिएगा, पहले आता है गुजरात, फिर इसका कुछ हिस्सा राजस्थान से भी होकर गुजरता है, राजस्थान के बांसवाड़ा से। तो गुजरात, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी मिर्जापुर से निकलने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वीप रेखा से माना जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो समय है वो अलग अलग ना हो। अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल पूर्व में स्थित है वहां पर भी एक जैसा वही समय रहे, और जो राजस्थान जो बिल्कुल पश्चिम में स्थित है वहां भी एक जैसा समय रहे। तो बिल्कुल बीच में एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, उसको एक यूं कहो कि एक मानक समय रेखा मान लिया गया है, जो कि ग्रीनविच समय रेखा, ग्रीनविच जो स्थान है वो इंग्लैंड में है, उससे 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया था भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8 और राज्यों की संख्या हो गई है 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये लगभग भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो 10वां हिस्सा कह सकते हो आप इसका
वो कौन सा है? राजस्थान ही है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा राज्य है बच्चों सबसे छोटा? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो लीस्ट पॉपुलेटेड है वो कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो अभी हम एक एक करके सभी भारत के स्टेट्स के जो 28 स्टेट्स हैं उनके नाम याद करते हैं। तो इसको हम अलग अलग तरीके से उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर पश्चिम कह लो या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिस्सों में इसमें बांट देते हैं। तो बच्चों अब हम भारत के सभी स्टेट्स के नाम याद करते हैं। तो इन स्टेट्स को हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या उत्तर पूर्व इन हिस्सों में बांट लेते हैं। तो पहले पहले हम नॉर्थर्न स्टेट्स यानी कि उत्तरी राज्यों की बात करेंगे जो कि संख्या में 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर में स्थित जो राज्य हैं वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। इनको कैसे याद करते हैं कि पहले पंजाब, पंजाब के साथ में हरियाणा, हरियाणा के साथ में हिमाचल प्रदेश। तो ये याद कर लो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हो गए याद। फिर उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश में से ही बना है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार तो आता ही है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये भारत के 6 उत्तरी राज्य हैं। अब बात करते हैं भारत के मध्यवर्ती राज्यों की। तो मध्यवर्ती राज्यों में पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का। इसका नाम ही मध्य से इसलिए मध्य प्रदेश। फिर आता है छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। तो मध्यवर्ती जो स्टेट्स हैं, मध्यवर्ती राज्य हैं वो 3 हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड 3 मध्यवर्ती राज्य हैं। इसके बाद आता है हमारे पश्चिमी राज्य है जो कि संख्या में 4 हैं। तो पश्चिम की तरफ अगर हम पश्चिम वाली सीमा रेखा देखें तो उस पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छोटा सा स्टेट गोवा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये 4 पश्चिमी राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अब हम चलते हैं दक्षिण के राज्यों की ओर। तो दक्षिण के जो राज्य हैं वो संख्या में 5 राज्य हैं। तो 2 का नाम के से स्टार्ट होता है, 2 का नाम टी से स्टार्ट होता है और 1 का नाम ए से स्टार्ट होता है। तो के से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? कर्नाटका, केरला। कौन कौन से? कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, केरला। और टी से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? तमिलनाडु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य भी है, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना। और लास्ट 5 नंबर जो ए से स्टार्ट होता है वो आंध्र प्रदेश। तो 5 जो दक्षिण के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब हम पूर्वी राज्यों की बात करते हैं और इसी के बाद हम उत्तरी पूर्वी राज्य भी पढ़ेंगे। तो पूर्वी राज्य कौन से हैं? 2 ही राज्य मान लेते हैं पूर्वी। एक तो है पश्चिम बंगाल और दूसरा उड़ीसा। हालांकि इसका नाम पश्चिम बंगाल है लेकिन ये है कौन सी साइड में? पूर्व की साइड में है। पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पहले जो बांग्लादेश जो अलग हुआ है उसके ये पश्चिम में स्थित है। उसी से ये हिस्सा कटा है, या यूं कहो कि इससे बांग्लादेश कटा है। तो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो बांग्लादेश का वो भारत में रह गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। और दूसरा जो राज्य है पूर्वी राज्य वो कौन सा है? उड़ीसा।
अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में, जिनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है याद करने में। तो नॉर्थ ईस्ट के पहले राज्यों के नाम याद कीजिए आपको, कौन कौन से राज्य हैं। सबसे ईस्ट में जो स्थित है वो है वैसे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, दोनों ए से स्टार्ट। फिर तीन राज्य जो है वो एम से स्टार्ट होते हैं, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। दो किससे स्टार्ट होते हैं, ए से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। कितने हो गए, 5। फिर है नागालैंड 6 नंबर, फिर सिक्किम 7 नंबर, और 8 नंबर त्रिपुरा। याद इस तरीके से कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, फिर नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट हैं, ये जो है उत्तर पूर्व के राज्य कहलाते हैं। तो भारत के नक्शे से एक बार फिर हम भारत के 28 राज्यों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के उत्तरी राज्य, देखते हैं नक्शे में कौन कौन से हैं। तो 6 राज्य मैंने बताए थे भारत के। तो भारत के उत्तरी 6 राज्य जो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कितने हुए, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये 6 राज्य। इसके बाद भारत के जो मैंने आपको 3 मध्यवर्ती राज्य बताए थे वो कौन कौन से हैं। ये एक तो बड़ा सा राज्य ये दिख रहा है बीच में बिल्कुल, भारत के मध्य प्रदेश, फिर इसी के साथ में छत्तीसगढ़, और फिर उसके साथ में बिहार के नीचे झारखंड। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये भारत के 3 मध्यवर्ती राज्य हैं। तो 6 तो उत्तरी राज्य थे और 3 मध्यवर्ती राज्य हैं। अब इसी प्रकार भारत के जो हैं वो पश्चिमी राज्यों की भी बात कर लेते हैं। तो पश्चिम के जो राज्य मैंने बताए थे भारत के, वो मैंने कुल 4 राज्य बताए थे। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम सीमा की तरफ आ जाते हैं। तो पश्चिम सीमा जो है भारत में देखते हैं हम, तो पश्चिम सीमा पर है भारत के पास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये छोटा सा राज्य है गोवा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 4 राज्य हमारे पश्चिमी सीमा पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के दक्षिण वाले राज्यों की। तो दक्षिण वाले राज्य जो हैं वो महाराष्ट्र और गोवा के बाद स्टार्ट होते हैं। गोवा के बाद जो नीचे वाले राज्य हैं वो दक्षिण के राज्य हैं। तो वो कौन कौन से हैं, मैंने बताया है कि 2 राज्यों का नाम तो के से स्टार्ट होता है, 2 का टी से स्टार्ट होता है और एक का ए से स्टार्ट होता है। तो कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं भारत के दक्षिणी राज्य कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों भारत के पूर्वी राज्यों की, जिसको हम ईस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं। तो ईस्टर्न स्टेट्स में हम 2 राज्यों को पढ़ते हैं, एक तो है उड़ीसा और दूसरा है पश्चिम बंगाल। ये है तो भारत के पूर्व में स्थित, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश जो इसका ही हिस्सा हुआ करता था, जो 1971 में अलग कर दिया गया था, ये बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी राज्य हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं भारत के उन राज्यों को जो बिल्कुल पूर्व में कह लो या उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये राज्य थोड़ा याद करने में भी बच्चों आपको कठिनाई आती होगी, तो बिल्कुल आसानी से, आराम से, सिंपल तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। तो ये कुल जो संख्या में है वो 8 राज्य हैं। तो 8 राज्य हैं, तो हम इसमें देखेंगे सबसे जो पूर्व में स्थित है वो तो है अरुणाचल प्रदेश। इन 8 राज्यों में से 2 राज्यों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं और 3 के एम से स्टार्ट होते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले दोनों राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में असम, ठीक है। फिर
एम से स्टार्ट होने वाले मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। कितने हो गए? 2 और 3 5। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। फिर नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों द्वारा सुन लो। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। बिल्कुल छोटा सा जो राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ और नेपाल के साथ दोनों के साथ लगती है वो है सिक्किम। तो ये थे कुल भारत के 28 राज्य। अब हम बात करते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जिनमें से लद्दाख जो है वो अभी नया बना है। तो हम बात करते हैं मैप की सहायता से ही इसको देखते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले आता है लद्दाख। कौन सा आता है बच्चों? लद्दाख। तो हम इस मैप की सहायता से हम देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहला आता है लद्दाख। लद्दाख के साथ में ही जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले पूरा एक ही होता था, जम्मू एंड कश्मीर। अब इनको 2 हिस्सों में बांट दिया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 चंडीगढ़ और नंबर 4 दिल्ली। दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। इसी प्रकार पांचवा जो है वो दमन एंड दीव तथा दादर एंड नागर हवेली। ये अलग अलग थे, अब इनको एक साथ इकट्ठा ही बोल दिया है, इकट्ठा ही कर दिया। तो एक साथ ही बोलेंगे इसको हम, दमन एंड दीव तथा दादर एंड नागर हवेली। ये पांचवा जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। छठा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में है, या यूं कहो कि अरब सागर में स्थित है। छठा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। इसको मैं जूम करके बता देता हूं आपको मैं। यहाँ देखिए ये लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। इसी प्रकार जो सातवां हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आठवां जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। इसको पहले पौंडीचेरी भी बोल देते थे, वैसे इसका सही जो नाम है वो है पुडुचेरी। ये अलग अलग जगह पर इसके कुछ जो है वो स्थान है। जैसे एक तो मुख्य पुडुचेरी ही हो गया, एक करईकाल है, फिर माही है, फिर एक यनम है। तो ये अलग अलग इनके स्थान है पुडुचेरी के। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपके सामने 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट स्क्रीन पर है। एक बार फिर इसे रिकॉल कर लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो इंडिया के मैप में हम देखते हैं कि हम जो हमारा जो राष्ट्रगान बोलते हैं, जन गण मन, उसके अंदर एक पंक्ति में हम बोलते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंग। तो इसमें ये जो है, इस पंक्ति में भारत के सभी जो हिस्से हैं
उनको दर्शाया गया या उनको बताया गया है, तो वो मैप में कौन कौन से हिस्से हैं आप मैप में देखिए। तो वो पंक्ति में हम बोलते हैं पंजाब। तो पंजाब बिल्कुल उत्तर में स्थित है, जो मैप में देखिए ग्रीन कलर में दिखाया है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाया गया है वो है पंजाब। फिर सिंध, क्योंकि ये सिंधु नदी का क्षेत्र था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंध। जो बिल्कुल हल्के रंग में दिखाया गया है, जो आपके स्क्रीन के बाईं ओर है, वो है सिंध। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, गुजरात वाला हिस्सा मैप में येलो कलर में दिखाया गया है। फिर मराठा, जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो वो मराठा वाला हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पर मराठा साम्राज्य स्थापित किया था शिवाजी महाराज ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं मराठा क्षेत्र। फिर द्राविड़, जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है हमारा, दक्षिण भारत जिसको हम कहते हैं, वो द्राविड़ हिस्सा कहलाता है। फिर उत्कल, कौन सा हिस्सा बच्चों, उत्कल, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो उत्कल कहलाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, जहां पर अभी बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, वो कौन सा हिस्सा कहलाता था, बंग हिस्सा कहलाता था। फिर उसके बाद बोलते हैं विंध्या। विंध्या जहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, तो वो कौन सा हिस्सा कहलाता है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, वो हिस्सा कौन सा कहलाता है, विंध्या। मध्य प्रदेश, आजकल जहाँ पर झारखंड है, बिहार है वो, और उत्तर प्रदेश है, वो कौन सा कहलाता है, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी इसमें विंध्या, ये विंध्या कहलाता है। फिर विंध्या के बाद में यमुना गंगा। तो यमुना गंगा, जहाँ पर यमुना और गंगा का जो बहाव क्षेत्र है, वो जिस भारत के जिस हिस्से से यमुना और गंगा जी होकर बहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यमुना गंगा हिस्सा कहलाते हैं। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल का मतलब जहाँ पर हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमाचल। तो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला हिस्सा, और उत्तराखंड वाला हिस्सा, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और जो उत्तरी पूर्वी जो हमारे क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये वाला जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, असम वाला जो क्षेत्र है, ये सारा क्या कहलाता है, हिमाचल। और यमुना गंगा, जहाँ पर यमुना गंगा बहती है। तो राष्ट्रगान की ये पंक्तियाँ जो है वो इस भारत के पूरे क्षेत्र को बताती है। तो आशा है बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और आशा करता हूँ कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आपको हल करने में आसानी होगी। और आपकी आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल लर्निंग माइंड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।